हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 5। जी हाँ, ये जो द्वितीय वर्ष का विषय है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, इसका हम इकाई 5 यूनिट 5 लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 की वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी बात करेंगे इस इकाई 5 की। भाई इस इकाई 5 जो है इसका नाम है खेल स्वयं एवं नैतिक विकास। जी हां, खेल स्वयं एवं नैतिक विकास। खेल का मतलब स्पोर्ट्स, स्वयं मतलब सेल्फ और नैतिक का मतलब मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास मतलब मोरल डेवलपमेंट। तो अब इकाई के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें खेल की बात होगी, इसमें स्वयं यानी कि सेल्फ की बात होगी और नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की बात होगी। यानी बच्चे का नैतिक विकास क्या है। बच्चे के सर्वांगीण विकास में शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ जो भावनात्मक विकास होता है उसके साथ साथ नैतिक विकास भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो वही हम पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस इकाई पर अंक कितने मिलेंगे, इसका ब्लूप्रिंट जान लेते हैं। तो ये जो इकाई 5 है जिसका नाम है खेल स्वयं एवं नैतिक विकास, इस पर कुल अंक आवंटित है 10। यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको टोटल 10 अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ चलो मैं बताता हूं कि इस पे प्रश्न कौन से आते हैं। तो 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, 1-1 नंबर वाले, ऑप्शन वाले। 2 अंक के 2 प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय, जिनके उत्तर 30 शब्दों में लिखने होते हैं। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में। भाई शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना नहीं होता तो फिर भाई परीक्षा में स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्यों होता कि इतने शब्दों में लिखो, इतनी शब्द सीमा। क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते, फिर नंबर कम मिलते हैं, नंबर कटते हैं, ध्यान रखना। फिर 3 अंक का एक प्रश्न आता है, 3 नंबर। तो 4 3 7, 7 3 10। तो इस पूरे एक इकाई पर यानी कि इस 5वीं इकाई पर अंक आवंटित है 10। यानी इतने क्वेश्चंस मिला के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, इतने प्रश्न आपको आएंगे इस एक इकाई को। और इस एक वीडियो को पूरा देखने पर आपको ये 10 अंक बढ़िया से प्राप्त हो जाएंगे, पूरा आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके उत्तर भी देखेंगे और आने वाले डेट के लिए क्या संभावित है, क्या आ सकता है, उसके बाद भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि एमपी डीएलएड का, बीएसटीसी डीएलएड का प्रथम वर्ष का संपूर्ण कोर्स, द्वितीय वर्ष का संपूर्ण कोर्स हमने लॉन्च किया है। हर वर्ष की भांति हर साल हमारा कोर्स लॉन्च होता है। तो इस सत्र में भी 2024-25 यानी 25 में जिसकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा है, 26 में भी आ जाएगा, 27 में भी आ जाएगा, पर 2025 की परीक्षा के लिए जो कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है। और अभी कोर्स के ऊपर 30% की छूट चल रही है, ध्यान रखेंगे। बहुत सीमित समय के लिए है और सीमित लोगों के लिए। तो 30% का ऑफ मिलेगा अभी कोर्स परचेस करने पर। कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? कोर्स में आपको मिलेंगे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो इंपॉर्टेंट होंगे, पीवाईक्यू होंगे, गेसिंग होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जी हां, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना डीएलएड में, उनकी पूरी हर वर्ष की पीडीएफ के साथ ऐसे अपलोड कर दी गई है, सॉल्यूशंस भी हैं साथ ही साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। यानी इस एक कोर्स को परचेस करके आपको कहीं भटकना नहीं है। डीएलएड की तैयारी के लिए पूरी तैयारी सिर्फ एक पैकेज से हो जाएगा। अब सवाल की कोर्स खरीदना कैसे है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर रजिस्टर कीजिए और मनचाहा कोर्स खरीद सकते हैं आपने देख के। और याद रखिएगा कि आपको किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30% ऑफ मिलेगा बिना कूपन कोड के। कूपन कोड डालोगे तो वहां से 15% का ऑफ मिलता है और बिना कूपन कोड के आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, सीमित समय के लिए है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। और हाँ, कोर्स की अवधि 1 ईयर की है, वैलिडिटी 1 ईयर की है। यानी मान लीजिए किसी कारणवश आप कोई पेपर नहीं दे पाए, छूट गया, या आपको बैक आता, सप्लीमेंट्री आती है, तो उस पेपर को अगला जब द्वितीय सत्र आएगा तब भी दे पाएंगे, तब भी पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि ये कोर्स जब भी खरीदोगे उससे लेकर 1 साल तक पूरा कोर्स वैलिड रहेगा। तो ये होगी कोर्स की बात, आपको समझ गया होगा। कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला है खेल की परिभाषा। जैसा कि इकाई का नाम ही था खेल स्वयं एवं नैतिक विकास, उसमें सबसे पहले बात करेंगे खेल की। खेल कहते किसे, खेल की परिभाषा क्या है। भाई एक बात जान लीजिए कि खेल जो होता है वह अपने आनंद के लिए खेलते हैं। अब खेल इससे नहीं कि इसको हरा देंगे, बेइज्जती होगी उसकी, मजा आएगा, या नहीं यार मैं खेलूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हार जाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, नहीं खेलूंगा मैं, ऐसा नहीं है। खेल जो है वो खेलते समय जो इंजॉयमेंट होती है। देखो कई बार हम क्रिकेट बचपन में जब खेलते थे, कोई भी गेम, मैं स्पेशली क्रिकेट की बात करता हूं कि मैं क्रिकेट बहुत खेला हूं, वॉलीबॉल खेला हूं, तो मैं जब खेल खेलता था तो कई बार जीतता था, कई बार हारता था, पर हार के भी आता था घर तो बड़ा मजा आता था। भले ही वो दिमाग में चल रहा है यार हार गया, लेकिन मन में जो इंजॉयमेंट होती थी, शरीर में से जो मेहनत होती थी, उसमें मजा आता था। तो खेल जो है वो खेल से होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए खेलते हैं। हार जीत बात की बात है, हार जीत से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वो बस खेल का पार्ट है। बोलते हैं ना कि विन और लूज, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, मिलते ही रहता है। आप हारोगे नहीं तो दूसरा जीतेगा कैसे, और आप ही जीतते रहोगे तो हमेशा सामने वाला कैसे भाई जीतेगा कभी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
तो खेल का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य मैंने सिंपल भाषा में इसका मीनिंग क्या होता है कि चित्त यानी कि मन की उमंग या मन को बहलाव या व्यायाम के लिए इधर उधर उछल कूद करना, दौड़ भाग करना, है ना, ये सब क्या कहलाता है? इसे ही खेल कहते हैं। यानी वो एक्टिविटी, वो काम जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए, अपने मन को उमंग इंजॉयमेंट देने के लिए जो खेल कूद करते हैं, नाचते दौड़ते हैं, यही क्या कहलाता है? खेल कहलाता है ना। फिर और क्या, स्वयं जो रहता है, खेल जो रहता है वो स्वयं अपने वाली क्रिया है। मैंने तब आप खेल रहे हो कि सामने वाले को मजा आ जाए देख के, अरे नहीं भाई, आप खुद के लिए खेलते हो। हमको लगता है ना स्टेडियम में विराट कोहली 6 मार रहा है, रोहित शर्मा 6 मार रहा है, जसप्रीत बुमराह विकेट ले रहा है तो हमारे लिए कर रहा है। नहीं भाई, वो देश के लिए खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है कि उससे अच्छा लगे, उससे इंजॉयमेंट मिले, उसे पैसा मिले, है ना। ये उसके चॉइसेस है अपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो हमें दिखाने के लिए नहीं खेल रहा है कि हमें दिखाने के लिए जानबूझ के आउट हो गया, देखो हमें दिखाने के लिए 6 मार रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेल जो होता है वह स्वयं के लिए होता है, ठीक है। याद रखना कि खेल खेलने का मतलब है वो निर्देश है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम खेल इससे खेल रहे हैं कि भाई हम ना टाइम पास का हो जाए हमारा, ऐसा नहीं होता यार। खेल इंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहिए। अगर आप टाइम पास के लिए खेल रहे हो तो फिर खेल नहीं है, अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हो तो खेल नहीं है, वो जंग हो जाएगा, वॉर हो जाएगा आपके लिए ना। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच देखो, वो खेल कहां रह जाता है, वो तो युद्ध की तरह हो जाता है, हार किसी को बर्दाश्त नहीं है इसमें, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये खेल की परिभाषा है, एक कॉमन डेफिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो भाई खेल की प्रमुख विशेषताएं, ये हमारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। अगर आपको पूछे खेल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, या खेल की विशेषता क्या है, खेल की परिभाषा लिखिए और उसकी विशेषताएं बतलाइए, ऐसा अगर सवाल आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे? पहले ही बताया हूं, जब भी ऐसे सवाल आए तो उत्तर अगर आपको आता भी हो तो मुंह उठा के उत्तर मत लिख देना डायरेक्टली, पहले सवाल को समझो, है ना। क्या पूछा है? खेल की प्रमुख विशेषताएं। तो हम पहले थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, खेल जो होता है उसकी परिभाषा दे दीजिए मन करे तो, नहीं पूछा तब भी, या खेल जो होता है वो एक मनोरंजन का कृत्य है, काम है, उसकी कुछ विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा थ्योरी लिखो। जैसे खेल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, या खेल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा थ्योरी चिपकाओ। पहले 1-2 लाइन का थ्योरी लिखो भाई, उसके बाद फिर आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, खेल एक जन्मजात स्वाभाविक एवं प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देखना बचपन से ही बच्चे, है ना, बचपन से जो बच्चा पैदा हुआ है, भी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके आगे भी मम्मी या पापा जो रहते ऐसे ताली बजाएंगी, हु ऐसा कर डराएंगे उसको, तो बच्चा हंसते हैं, हाथ पैर हिलाता है, हंसता है। तो ये भी क्या है? खेल ही तो है ना, ये भी एक खेल ही तो है। ठीक, तो बच्चे जो होते हैं जन्मजात प्रवृत्ति होती है उनके अंदर खेलने की, स्वाभाविक नेचुरल प्रकृति होती है उनके अंदर खेलने की, ठीक है, नेचुरल है पूरी तरह से। फिर खेल स्वतंत्र एवं आत्म प्रेरित होता है। खेल जो होता है वो फ्री है और आत्म प्रेरित, यानी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए खेलने के लिए। खेलना जो होता है वो खुद की चॉइस होनी चाहिए, वो स्वतंत्र, खुद से चॉइस आती है, याद रखिएगा। खेल स्वतंत्र एवं आत्म प्रेरित होता है। और क्या? खेल स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब एनर्जी, एक्टिवनेस और आनंद प्रदान करता है, मजा आता है उसमें, आनंद आता है, स्फूर्ति मिलती है। फिर खेल में कुछ रचनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी होती है खेल में, क्योंकि खेल में कुछ नया तो हम सीख भी तो जाते हैं ना। तो खेल में क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता होती है, किसमें? खेल में, स्पोर्ट्स में, ये ध्यान रखिएगा। और क्या भाई, खेल में खेलने की क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है, हम खेल के इस देश को हरा दें, इस देश की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कर दे, नहीं, ये नहीं है। ये उद्देश्य है तो आप खेल नहीं खेल रहे, आप तो फिर राजनीति कर रहे हो, आप तो फिर युद्ध लड़ रहे हो, है ना, ऐसा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, खेल में खेलने की क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता, मजा आना चाहिए बस। बालकों के खेल से भिन्न होती है ना। बालकों के खेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई बच्चे को अलग तरीके से खेल पसंद आता है, किसी को और खेल पसंद आता है, तो अपने अपने प्रकार के खेल होते हैं। खेल परंपराओं से प्रभावित होते हैं, किसी किसी देश में जो परंपरा चली आती है ना, उसी हिसाब से खेल भी बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गिल्ली डंडा, कबड्डी, रस्साकसी, ऊंची कूद, कुछ जो भी आप खेल देखते हो, ये सारे खेल किसी किसी देशों की परंपरा बन जाती है। जैसे आप हरियाणा वगैरह में देखो, क्या परंपरा वहां पर? कुश्ती, कबड्डी बहुत चलता है ना। आप शहरों में जाकर देखोगे, शहर में आपको क्रिकेट खेलने मिलेगा, क्रिकेट बहुत देखने मिलेगा, है ना। और या मॉडर्न एथलेटिक्स गेम, बॉक्सिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब देखने मिलेंगे। तो गांव खेड़े में कबड्डी ज्यादा खेला जाता है, क्रिकेट ही ज्यादा खेला जाता है, ये चीजें कुछ ज्यादा रहती है, ठीक है। तो खेल जो है परंपरा से आते हैं, परंपरा से बनते हैं, ठीक। और क्या? वाइगोत्स्की के अनुसार खेल की विशेषताएं, जी हाँ, जो हमारे वैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ जो वाइगोत्स्की हैं, इनकी तो थ्योरी सिद्धांत बड़े फेमस हैं, ठीक है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्राबेल, रूसो, इनकी चीजें बड़ी फेमस हैं। तो उनकी ही बात यहां पर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल की विशेषता क्या है?
अभी जो हमने पढ़ा था ना वो खेल की विशेषता सबके लिए है, मतलब आमतौर पर सब लोग यही मानते हैं। वाइगोत्स्की जो अपने हिसाब से मानते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार खेल की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई है। देखो थ्योरी पहले लिखो भाई, भले आपको उत्तर आता हो, पहले उसकी थ्योरी लिखो, है ना, फिर उसके बाद उत्तर लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, अनुभव में वृद्धि। जब हम खेलते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हमारे अनुभव में वृद्धि आती है। दूसरा, अंतःक्रिया में विकास। हमारी जो अंतःक्रिया है, इंटरनल एक्टिविटीज में क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है ना, तो अंतःक्रिया में विकास। फिर गत्यात्मक कौशलों का विकास। जो गत्यात्मक कौशल होते हैं, भागदौड़ वाले जो कौशल होते हैं, यानी चलने वाले गत्यात्मक वाले, उनमें जो होता है विकास होता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास भी होता है भाई खेलकूद से कभी जीतोगे, कभी हारोगे, कभी टीम के साथ खेलोगे, कभी झगड़ा होगा, कभी मिलके एक साथ खेलोगे, यूनिटी आ जाएगी, है ना, समूह की भावना आ जाएगी, तो इससे हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी भावनात्मक विकास भी खेल से होता है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है खेल से, भाई खेल से कई चीज सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होगे। खेलने आओगे तो भाई जमा होगे ना, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, खेल में आओगे तो इकट्ठा होगे, अपनी बारी का इंतजार करोगे, बैठ के बातचीत करोगे, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा माहौल बन जाता है खेल से। और क्या, क्रियाशीलता। खेल से शरीर में एक्टिवनेस आती है, क्रियाशीलता आती है, यानी कि जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर में एक्टिवनेस, ऐसे आलसी नहीं आती, हम थोड़े एकदम तेज तर्रार बनते हैं, ठीक है। ये सब खेल से होता है। ये विशेषताएं हैं खेल की, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की जी ने ये विशेषताएं बतलाई हैं किसकी, खेल की, ये ध्यान रखने का। फिर अगला, ये गेस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आने वाली इस डीएड की परीक्षा मुझे लगता है कि बहुत आ सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। सवाल क्या है, बालक के शारीरिक तथा गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और मजे की बात बताऊं, ये पीवाईक्यू है, कई बार आ भी चुका है, तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है इस बार आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस सवाल को पढ़ते हैं। इन्हीं सवाल के जैसे यहां पर लिखे ना, इसको और डिटेल में 5 नंबर के लायक, 4 नंबर के लायक पूरा नोट्स में दिया रहता है, तो वहां से आप देख पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तर आता भी हो तो मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, पहले थ्योरी लिखो। तो देखो थ्योरी, शारीरिक एवं गति विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। और ये कोई भारी चीज नहीं है, यही सवाल से तो चुरा के उठाया भाई, देख लो ना। बालक के शारीरिक तथा गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, लिख दो। यही तो तुम्हारा क्वेश्चन से तो थोड़ा 2 लाइन चुराना है भाई, याद रखो, ठीक है। पर इससे आपका उत्तर अच्छा दिखता है, पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाता है, और जो चेक करता है उसको लगता है कि भाई इसमें दिमाग है, थोड़ा ढंग से लिख रहा है, देखो, है ना, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पहला, रोग से। अब देखो यहां क्या बोला है कि बालक के शारीरिक तथा गामक विकास को प्रभावित करना, अच्छे तरीके से प्रभावित करना या बुरी तरीके से, सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव, ये नहीं बोला है, ठीक है। तो हम वो कारण लिखेंगे कि जिनके वजह से उसका शरीर का गत्यात्मक विकास से या शारीरिक विकास जो प्रभावित होगा। अगर वो चीज हो गई तो अच्छा भी हो सकता है, नहीं रही तो बुरा भी हो सकता है। तो बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव, वो बात की बात है, पर इससे प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे रोग, अगर किसी को रोग है तो उसके शरीर का विकास क्या होगा, नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। अगर रोग नहीं है, अगर ये नहीं होता मान लो ये कारक, तो क्या होगा, सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा, बिना रोग के शरीर अच्छा विकास करेगा। फिर है पोषण आहार, न्यूट्रिशन, पोषण आहार, एकदम बढ़िया बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, अच्छा खाना, जिससे सारे विटामिन मिनरल्स बच्चे को मिल जाए। इस तरह का अगर किसी को खाना मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा। हुआ ना प्रभाव दोनों केस में। शारीरिक भार तथा आकार, हमारे शरीर का वजन और हमारे शरीर का आकार जो है उससे भी शरीर के विकास में प्रभाव पड़ता है, और गामक विकास में भी। जिसका शरीर बहुत बड़ा है, मोटा है, खूब वजन है, हाइट ही नहीं बढ़ रही है, बताओ वो कैसे खेल खेल लेगा, कैसे गामक विकास होगा उसका, नहीं हो पाएगा, उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो भार और वजन से भी फर्क पड़ता है। कोई बहुत दुबला पतला है, एकदम एकदम दुबला पतला सूखी हड्डी जैसा है, भाई ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर बता रहा हूं कि भाई ऐसे अगर कोई बहुत दुबला पतला है उसके शरीर का पूरा विकास कैसे होगा, उसका गामक विकास कैसे होगा, तो ये भी बहुत फर्क डालता है। आत्मविश्वास का अभाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो जिस लायक है वो भी नहीं कर पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस लायक नहीं है, हम उस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस हमसे वो चीज करवा डालता है, नहीं भाई वो तो हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, ट्राई करेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो डरोगे नहीं, डरोगे नहीं तो ट्राई करोगे, और ट्राई करोगे तो तभी तो सक्सेसफुल होगे। पर अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे डर के मारे, आत्मविश्वास की कमी के कारण, तो सक्सेसफुल 0 है ना। क्योंकि ट्राई करने में 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर ट्राई करने नहीं में तो 100% चांस है कि नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, आत्मविश्वास की कमी भी जो रहती है उससे भी विकास प्रभावित होता है। फिर तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग, भाई अगर आप टाइट कपड़े पहनो, एकदम
टाइट कपड़े पहनो और उससे खेल में जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है। आप दूसरों की तरह दौड़ नहीं सकते, दूसरों की तरह भाग नहीं सकते और आपका शरीर जकड़ा हुआ रहेगा तो आपके शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होगा। आजकल के जो युवा पीढ़ी आप देख रहे हो ना, बहुत तंग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, पहनिए पर एक समय के लिए, है ना। किसी फंक्शन में जा रहे हैं, 1-2 घंटे की बात है तो एकदम टाइट जींस विंस पहन के बैठ सकते, कोई इशू नहीं है। पर आप दिन में सुबह जा रहे हो, मान लीजिए ऑफिस या स्कूल कॉलेज कहीं भी, और एकदम टाइट कपड़े पहन के 12 घंटे तक, 10 घंटे तक, 8 घंटे तक बैठे हो ऐसे, तो आपके शरीर को प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। कपड़े भाई हमारे शरीर को ढकने और हमारे कंफर्टेबिलिटी के होने चाहिए, पर लोग फैशन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते, उनकी चॉइस है। पर मैं बता रहा हूं अच्छी बात कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर का बढ़िया विकास हो तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो बहुत कसे हुए, तंग ना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें। सोच, थिंकिंग, माइंडसेट, सब माइंडसेट का कमाल है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी सोच है कि मुझे करोड़पति बनना है, खूब पैसा कमाना है, तो मैं वैसी हरकतें करूंगा, वैसा ही काम करूंगा। पर अगर मेरी सोच है कि नहीं यार, एक 10,000 की नौकरी मिल जाए, बस जीवन सेट है, 10,000 की नौकरी में 2,000 बार खर्चा कर देंगे, 1-2 हजार किराया दे देंगे, 2-4 हजार भाई राशन वासन आ जाएगा, 2,000 बच जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर ऐसी सोच है तो व्यक्ति जीवन में कितना ही आगे जा पाएगा। तो सोच बड़ी मायने रखती है, सोच से ही हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है, ठीक है। चलिए समझ गया, चलो आगे बढ़े। तो भाई अगला है आत्मा की परिभाषा। ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार ये गेस क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं बता रहा हूं, इसका भी सवाल आ सकता है, ठीक है। आत्मा मतलब यहां पर क्या है? सेल्फ। आत्म मतलब क्या है? सेल्फ, सेल्फ। तो ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर जो है भाषा मनोविज्ञानी है, बाल मनोविज्ञानी, भाषा नहीं, बाल मनोविज्ञानी, इन्होंने आत्म शब्द या सेल्फ शब्द का जो है परिभाषा दिया है। इनके हिसाब से आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अहम के रूप में होता है। अहम के अर्थ में, अहम का मतलब होता है भाई थोड़ा सा, जिसे हम घमंड के रूप में बोलते हैं ना, घमंड, ठीक है। ये घमंड नहीं है, अहम का मतलब है थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे आप, कुछ लोग इसको ईगो बोलते हैं ना, इसके अंदर बड़ा ईगो है भाई। हो सकता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ऐसा करना, उसे अच्छा लगता हो, उसे लगता है कि यही चीज सही है मेरे लिए, मैंने अपनी एक लिमिट सेट कर रखी है, बस जब तक मेरे से कोई बात नहीं करता मैं भी उससे बात नहीं करता, सिंपल। आप इसे ईगो कह सकते हो, पर मैं इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूं। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली बातें, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अहम होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर इतना भी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ ऑब्सेशन, यानी खुद मंत्रमुग्ध होना, आत्ममुग्ध होना, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा भी ना हो जाए। इतना भी मतलब एक वो शेर है ना कि खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे कि उसे अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। ये नहीं होना चाहिए भाई कि बस इतने सेल्फ ऑब्सेशन में चले गए, अपने आप को इतना तोपचंद, तोप खान समझ रहे कि ना भाई ना, मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया मेरे से चलती है, दुनिया का सेंटर क्या है? मैं, दुनिया को चला कौन रहा है? मैं। ये नहीं होना चाहिए, है ना। बस इतना मानो कि भाई आप क्या हो, इतनी बड़ी दुनिया के छोटे से पार्ट हो। आप भी भाई, मैं भी कुछ मायने रखता हूं यार, ये होना चाहिए। नहीं मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं ऐसा नहीं, मैं भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता हूं, ये जरूरी है। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पर मैं ही सबसे खूबसूरत हूं, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे से अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये जो है ना, ये अहम है, ये घमंड है, ये असली घमंड है, इसको बोला जाएगा सेल्फ ऑब्सेशन, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक। यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। यानी कि जो अहम होता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो आपको जगा के रखता है। वो आपके अंदर ऐसी चीज है, ऐसा एजेंट है, ऐसा चीज है जो आपको हमेशा सेल्फ कॉन्शियस करके रखता है, जागरूक रखता है कि नहीं भाई तुझे भी ये करना है, नहीं नहीं तुझे भी ये करना है, तुझे भी मिलना चाहिए, तू भी तो कुछ है ना। ये कुछ अपने मन से, अपने आप से सवाल होते हैं। तो यही जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही अहम है, यही आत्मा जिसे कहा गया है। तो यही आत्मा की परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के हिसाब से। क्लियर? आप समझ ही गए होंगे अब, सारा क्लियर है। चलो फिर, तो भाई ये था सारा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इकाई 5 से, और यहां पर ये विषय कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम अगले सब्जेक्ट के साथ। अभी बाकी के पहले के 1, 2, 3, 4 जो पार्ट आपने नहीं देखे होंगे इकाई के वीडियोस लेक्चर, तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल पर जाकर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन पर रखना, क्योंकि हो सकता है फिर चैनल के वीडियोस आपको दिखे ना, वीडियो अपलोड होती रहे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है तो लिस्ट में तो जाएगा नहीं, तो आपको नोटिफिकेशन ना जाए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपके क्लास में फ्रेंड्स जो भी लोग और देखते होंगे, डेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। और हमारा पूरा कोर्स द्वितीय वर्ष का संपूर्ण कोर्स डेट की तैयारी करने के लिए पूरा कंप्लीट पैकेज, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, परीक्षा की 100% सफलता की गारंटी वाला कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करें, बिना किसी कूपन कोड के 30% का लाभ उठाएं, जल्दी करें और कोर्स परचेस करें। साथ ही साथ आप हमें और नोटिफिकेशन, न्यूज, खबरों के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम
और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह हैं।